हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलेन। विलेन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी लेक्चर नंबर 1 में आप सभी लोगों को बताया जाएगा, सभी का नोट्स दिया जाएगा। नोट्स कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहां से आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। जितने भी सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा ये आपको 100% गारंटी समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर जिंदगी में कभी भी मेरे वीडियो को नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को और सारी वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके। तो ये कौन सा चैप्टर है? क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 विलेन। इसको कहते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी चैप्टर होता है तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिरकार विलेन है तो विलेन चैप्टर होता मतलब विलेन में होता क्या, तो इसको सबसे पहले हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर विलेन क्या है। विलेन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। कितने पदार्थ होने चाहिए? दो या दो से अधिक, मतलब एक नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा कितना? 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, मतलब 2 या 2 से अधिक हो, उसका समांगी मिश्रण जिसे विलय विलायक बराबर विलेन। या चीनी पानी मिलाते हैं तो बनता क्या? शरबत। चीनी पानी नींबू मिलाते हैं तो ये सब क्या है? आपके विलेन है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलेन। जैसे विलय और विलायक का जो मिश्रण होता है विलेन बनता है, चीनी और पानी का विलेन जो होता है शरबत बनता है। समझ में आ गया? कोई डाउट? नो डाउट। डाउट भी होनी नहीं चाहिए। डाउट होता है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट प्यार से बता दीजिए प्यारे बच्चों, यही डाउट है। आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा हेडिंग आपका विलेय। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। देखिए विलेय वह पदार्थ जो विलेन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलेय कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कोई एक विलेन ले लिया, क्या लिया? एक विलेन ले लिया। मतलब यहाँ पर जैसे हमने पात लिया, इसमें जैसे जल ले लिया, हमने जल ले लिया विलेन, तो इसमें जो कम मात्रा में होगा वही क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। जैसे आपने कंकड़ को डाल दिया तो ये क्या है? जो आपका कम है वो क्या है? विलेय है। पानी आपका ज्यादा है, ये क्या है? विलायक है। समझ में आ गया? विलेय क्या होता है? वह पदार्थ जो विलेन में कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, विलेय कहलाता है। जैसे देखिए चीनी और पानी का विलेन देख लीजिए, पानी क्या है? अधिक है, अब चीनी क्या है? कम है। तो जो कम मात्रा में उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अगला टॉपिक आपका है विलायक यानी सॉल्वेंट। वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। जैसे कि चीनी पानी का मिश्रण आपने ले लिया, सबसे ज्यादा क्या है? पानी है, तो पानी क्या हुआ? विलायक हुआ। क्या हुआ? विलायक हुआ। पदार्थ जो विलेन में अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? से कहते हैं विलायक कहते हैं। समझ में आ गया? आज समझते हैं विलेन के प्रकार कितने होते हैं। विलेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विलेन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के प्रकार। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलेन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। तनु और सांद्र विलेन, संतृप्त और असंतृप्त विलेन, तीसरा है अति संतृप्त विलेन। एक एक करके आपको फिगर के माध्यम से सभी लोगों को समझाए, सभी चीजें समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे तनु और सांद्र विलेन क्या होता है, उसके बाद में समझेंगे संतृप्त और असंतृप्त विलेन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे अति संतृप्त विलेन क्या होता है। समझ में आ गया? तो देखिए सबसे पहले समझेंगे तनु और सांद्र विलेन क्या होता है। तो वह विलेन जिसका इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, इकाई आयतन का मतलब होता है 1, वह विलेन में क्या होता है? विलेन जो हमने बताया, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जब होता है इससे क्या होता है? विलेन। तो वह विलेन जिसके इकाई आयतन मतलब एक आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है, तनु का विलेन कहलाता है। तथा वह विलेन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है क्या कहलाता है? सांद्र विलेन कहलाता है। जैसे विलेय प्लस, देखिए आप लोगों ने लिखा, फिर से दिखा देते। वह विलेन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, विलेय की सांद्रता कम होती है, तनु विलेन। तथा वह विलेन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, विलेय की सांद्रता अधिक होती है, उसे सांद्र विलेन कहलाता है। जैसे विलेय और विलायक क्या हो गया? विलेन। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए इसमें क्या है, किसमें? देखिए जो विलेय के कण है इसमें क्या है? एक इकाई आयतन में, इकाई आयतन में इसमें क्या है कि विलेय की जो सांद्रता है उसमें कम है, तो ये क्या है? तनु विलेन है। जैसे देखिए जल कितना है इसमें? 200 ml है। चीनी कितना है आपका? 5 ग्राम। कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। इसमें भी 200 ml क्या लिया गया है? जल लिया गया, लेकिन इसमें चीनी क्या है? 15 ग्राम है। तो ये तनु विलेन, तनु हो गया, ये क्या हो गया? सांद्र विलेन। तनु और सांद्र समझ में आ गया? इसमें कम है तनु है, इसमें अधिक है क्या है? सांद्र है। समझ में आ गया? अब उसके बाद में आता है संतृप्त और असंतृप्त विलेन क्या होता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
स्थिर ताप पर वह विलयन, स्थिर ताप मतलब होता है कि जिसमें मतलब ताप क्या हो, निश्चित हो, घटाया बढ़ाया ना जा सके। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। विलयन कोई हो उसमें विलय की जितना अधिकतम मात्रा घुल सकता है, जितना अधिक से अधिक मात्रा घुल सकता है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा में कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाती है। समझा क्या आप लोगों ने कि कोई स्थिर ताप है, मतलब उस पर कोई जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का ताप आपने दे दिया, स्थिर कह दिया, और फिर उसमें कोई विलयन है, तो वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा मतलब सबसे अधिक मात्रा जितना अधिक घुल सकती है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, जो विलय की मात्रा है संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, मतलब उससे कम हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाती है। तीसरा आपका अति संतृप्त विलयन क्या होता है, क्या अति संतृप्त विलयन, देखिए अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्थिरता पर इसमें भी स्थिर ताप होना चाहिए। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए स्थिर ताप होना चाहिए, और जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो संतृप्त विलयन होता है उसमें जो विलय की मात्रा होती है उससे अधिक हो जाए वो क्या, अति संतृप्त विलयन है। मतलब जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने विलयन ले लिया, इसमें जल है, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका विलय है, क्या है, विलय है, तो ये आपका क्या है, संतृप्त विलयन है। लेकिन इससे अधिक मात्रा हमने ले लिया आपकी बार विलय, देखिए इसमें ज़्यादा विलय है, तो ये क्या है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा जो है अति संतृप्त विलयन में ज़्यादा, मतलब संतृप्त विलयन की अपेक्षा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, अति संतृप्त विलयन होगा। मतलब जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए तो वहीं पर क्या होता है, अति संतृप्त विलयन होता है। आगे है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। पहला आपका है गैसीय विलयन, क्या होता है, गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, क्या कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब वह विलयन कोई भी विलयन हो जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। अभी हमने बताया कि जिसकी मात्रा कम वो विलय और जिसकी मात्रा अधिक हो क्या होता है, विलायक होता है। तो जिसकी मात्रा उसमें अधिक होगी वो क्या होगा, गैसीय अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। आगे आपका है द्रव विलयन, क्या है, द्रव विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। क्या बोला है, इस प्रकार के विलयन में विलायक जो होता है, विलायक पदार्थ जो होता है द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलय पदार्थ द्रव हो, गैस हो अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो क्या है आपका द्रव विलयन। विलय प्लस विलायक बराबर क्या होगा, विलयन, इसमें भी होगा। क्या बोला इसमें देखिएगा कि जब विलायक पदार्थ जो हो द्रव अवस्था में हो, लेकिन जो विलय हो पदार्थ भी द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। मगर जो हमारा विलायक है, विलायक जो हो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में होना अनिवार्य है, तो वही क्या हो जाएगा, द्रव विलयन हो जाएगा। तीसरा आपका है ठोस विलयन, क्या है, ठोस विलयन। यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी एक दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं तो क्या होता है, प्राप्त विलयन क्या होता है, ठोस विलयन कहलाते हैं। यदि किसी ठोस द्रव में, द्रव एवं गैस के कण जो आणविक एवं परमाणविक आकार में किसी एक दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। वही इसमें भी वही विलय प्लस विलायक बराबर ठोस विलयन होगा। ठीक, इसमें क्या था, इसमें था आपका विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाए, द्रव विलयन हो जाएगा। अब देखिए आते हैं अगला आपका है अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। विलय तथा विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर कुल 9 प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछ ले अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कुल 9 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर देखते जाइए, ठोस, विलय ठोस है और विलाय क्या है, ठोस है, तो विलयन भी क्या होगा, ठोस होगा। जो अभी हमने आप लोगों को बताया ठोस विलयन कैसे होगा, गैसीय विलयन कैसे होगा, द्रव विलयन कैसे होगा, यही सारी चीजें। अगर विलाय भी ठोस है, विलायक भी उसमें ठोस है, अगर विलयन में ठोस, अगर विलयन में आपका विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है तो ठोस विलयन होगा। अगर आपका विलयन में ठोस है, विलयन में विलय ठोस है, विलायक द्रव है, तो आपका जल में शर्करा नमक का विलयन होगा। तीसरा आपका ठोस होगा, अगर विलय ठोस होगा,
और जो विलायक होगा वो गैस होगा। तो ये आपका हो जाएगा वायु में कपूर धुआं। उसके बाद में अगला आपका है, अगर आपका दरो हो जाए और ठोस हो जाए, विलय दरो और विलायक ठोस हो जाए तो ये हो जाएगा जेली गोल्ड में मरकरी हो जाएगा। अगला आपका है, अगर दरो है, विलय दरो है, विलायक भी दरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जल में क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगला आपका है, दरो है, गैस है, दरो गैस रहेगा, विलय दरो गैस विलायक, तो क्या हो जाएगा, वायु में नमी। अगर गैस है, विलय गैस है, विलायक क्या है, ठोस है, तो क्या हो जाएगा, धुआं। गैस है, अगर विलय गैस है, विलायक द्रव है, तो जलवाष्प बन जाएगा। और विलय गैस है, विलायक भी गैस है, तो वायु रिएक्शन निकलने वाली गैस हो जाएगा। समझा गया। ये आपके कितने थे, टोटल 9 थे। अब उसके बाद में आता है विलयता क्या होता है, सोलिबिलिटी क्या होता है। ठीक, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विलयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, एक विलेन है, इस विलेन में हमने पदार्थ की अधिकतम मात्रा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमने अधिकतम मात्रा डाला है। एक निश्चित ताप आप कोई भी ले सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस आप एक निश्चित ताप ले सकते हैं। उसी में हमने क्या किया, 100 ग्राम विलायक, क्या 100 ग्राम विलायक में घुल जाए। ये आपका जो पानी है, क्या पानी है या कुछ भी, आप कोई भी विलायक ले सकते हैं। तो विलायक हमने डाला, अधिकतम मात्रा पदार्थ की हमने डाली है, और उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस का ताप हमने दिया, एक निश्चित ताप दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। अब आगे बात करते हैं गैस की दरों में विलयता। क्या गैस की दरों में विलयता, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। देखिए भिन्न भिन्न गैसों की दरों में विलयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। ऑक्सीजन जो होता है वो जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लीजिए, HCl ले लीजिए, इत्यादि जल में घुलनशील होती है। गैसों की दरों में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। ठीक, देखिए आपसे कोई पूछे कि गैस भिन्न भिन्न गैसों की दरों में विलयता भिन्न भिन्न होती है, तो आप लोगों ऐसे बता देंगे कि ऑक्सीजन जो होता है जल में बहुत ही कम घुलता है, जबकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो आपका जो है जल में घुल जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो है जल में कम घुलनशील है, और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जल में अधिक घुलनशील है। ये जल में अधिक घुलेगा, ये कम घुलेगा, ये अधिक घुलेगा। अब समझते हैं, इसमें देखिए एक आया है अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। अब समझते हैं कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। क्या है अवशोषण गुणांक, निश्चित ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं STP पर आयतन को उस गैस का क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ती है। अवशोषण गुणांक का मान जो होता है विलयता के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये क्या है आपका, समानुपाती, मतलब अवशोषण गुणांक बढ़ेगा, विलयता बढ़ेगी। निश्चित ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं मानक ताप पर आयतन को उस गैस का क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। समझ आ गया। अब देखिए आगे आपका है, कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन में निम्न है। जैसे देखिए गैस यहाँ पर लिखा हुआ है, अवशोषण गुणांक इसका लिखा हुआ है हीलियम का अवशोषण गुणांक 0.009, नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक 0.015, हाइड्रोजन का जो होता है हाइड्रोजन गैस का जो अवशोषण गुणांक है 0.017, और उसके बाद में ऑक्सीजन का जो अवशोषण गुणांक है 0.028, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण गुणांक है 0.88, H2S का जो अवशोषण गुणांक है 2.62, HCl का अवशोषण गुणांक 4.42, और NHG का जो अवशोषण गुणांक है 7.10। आगे देखिए यहाँ पर आपका है NH3 यानी अमोनिया का अवशोषण गुणांक 7.10 होता है। कितना होता है, अमोनिया का अवशोषण गुणांक कितना होता है, 7.10 होता है। अब देखिए आगे आपका हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम, ये देखिए आपका 12th वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सीधे बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसको मैंने इसका एक डिटेल भी वीडियो बनाया, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उस डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें भी बताऊंगा। देखिए हेनरी का नियम समझते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दरों में गैस की विलयता दाब के समानुपाती हो, दाब के क्या होती है, समानुपाती होता है। देखिए
यहाँ पर हम क्या लिया, यहाँ पर एक हमने एक बर्तन ले लिया, क्या लिया, एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने क्या किया, दाब को रख दिया, क्या रख दिया, दाब। इसमें हमने क्या किया, देखिए स्थिर ताप पर इसका जो ताप है, इस पे जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो स्थिर होना चाहिए। किसी दरों में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होता है। देखिए इसका मान लीजिए जो गैस है वो क्या आप ले लेते हैं, CO2, मतलब जितना दाब आप देंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जितना ही आप दाब इसके अंदर देंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो देखिए वही बोला, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी दरों में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विलेयता दाब के समानुपाती होता है, तो M किसके समानुपाती होता है, दाब के। M समानुपाती क्या हो जाएगा, P। M समानुपाती के स्थान पर क्या आ जाएगा, K। M बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा P, और जो बराबर जो ये आपका कांस्टेंट आया समानुपाती, समानुपाती के स्थान पर क्या लिखेंगे, KH। K आपका कांस्टेंट है, H में से होता है हेनरी, तो M बराबर हो जाएगा KHP। यम जो आपका घुली गैसों की मात्रा है, KH आपका हेनरी का नियतांक है, P आपका क्या है, दाब है। ठीक, ये रहा आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपसे कोई पूछे हेनरी का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दरों में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यम समानुपाती P, कांस्टेंट हटाएंगे यहाँ पर तो MKP आएगा, जहाँ पर K के स्थान समानुपाती के स्थान पर KH आएगा। H का हेनरी नियतांक है, M क्या है, घुली गैसों की मात्रा है, KH हेनरी का नियतांक, P है क्या, दाब। आज समझते हैं हेनरी के नियम की जो है सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, तो ये देखिए यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा आपका है यह उच्च दाब तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। तनु विलयन पर लागू होता है उच्च दाब, या उच्च दाब तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। और देखिए इसका ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए और दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। क्या, ताप कम नहीं होना चाहिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग देखिए शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय पदार्थ का मतलब होता है जो आपका ठंडा आता है, कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया। आपको जब उसको 3 से 4 बार डिब्बे को एक साथ लेकर झकझोरते तो उसमें से क्या निकलता है, ऊपर से निकल जाता है, तो क्या शीतल पेय पदार्थ है, इसका अनुप्रयोग। दूसरा है गोताखोर द्वारा, समुद्र में जो गोताखोर होता है। तीसरा होता है फेफड़ों की क्रिया विधि, क्या होता है, फेफड़ों की क्रिया विधि, इसमें प्रयोग होता है 3 चीजों में, शीतल पेय पदार्थ में, गोताखोर में, फेफड़ों की क्रिया विधि में। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रति इकाई आयतन क्या है, विलयन के प्रति इकाई। जब कहीं पर भी इकाई आयतन की बात करें तो इकाई का आयतन का मतलब होता है वहां पर एक, क्या होता है, एक। इकाई का मतलब होता है एक, प्रति इकाई का मतलब एक, मतलब प्रत्येक में एक। विलयन के प्रति इकाई आयतन, यह कह सकते हैं इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब आपने कोई बर्तन लिया, बर्तन में क्या है, विलयन है, उसमें एकांक आयतन, इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती हुई क्या होती है, विलयन की क्या होती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। अब विलयन का जो मिश्रण होता है किससे होता है, विलय और विलायक से ही होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बर्तन रखा है, बर्तन में विलयन है, और यहाँ पर देखिए जैसे चीनी है, चीनी क्या है, यहाँ पर विलय है, और जो जल क्या है, विलायक है। जो अधिक मात्रा में वो विलायक, जो कम मात्रा में वो विलय। इसके पहले भी हमने समझा दिया है। विलयन ये आपका क्या भैया, विलयन। तो क्या बोला, विलयन के प्रति इकाई आयतन, ये विलयन है, इसके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा है, ये जो चीनी है, उसी को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखिए विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्न है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए यह साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें से देखिए जो आपका मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाव, या मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जितने सारी चीजें होती है सब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। क्या है, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां यहाँ पर हैं। तो देखिए पहला प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में आता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आता है आयतन प्रतिशत, तीसरा आपका आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए जितने भी आपके चाहे द्रव्यमान प्रतिशत हो, आयतन प्रतिशत हो, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, सभी को एक एक टॉपिक, द्रव्यमान प्रतिशत का अलग, उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल, आयतन प्रतिशत उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत परिभाषा, न्यूमेरिकल, सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके।
ठीक। भार या आयतन या ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता भार या भार बटे आयतन या ग्राम प्रति लीटर कह सकते हैं। भार को ग्राम में, आयतन को लीटर में। देखिए इसमें क्या क्या आता है, मोलरता आता है, नॉर्मलता आता है, फॉर्मलता आता है। इसकी भी क्या करेंगे, परिभाषा, उदाहरण एवं उसका जो है डेरी मतलब जो न्यूमेरिकल आता है उसको भी करवाएंगे। उसके बाद में भार बटे भार, भार भरे भार में आता है मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश। देखिए ये एक टॉपिक है, ये इसका अलग टॉपिक, इसका अलग अलग। इसका देखिए ये लेक्चर नंबर 1 था, हमने पहले भी बताया है। इसके लेक्चर नंबर 2 में इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए ये कम से कम 3 से 4 लेक्चर जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूरा समझा दूंगा केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में टॉपिक के साथ। जब आप थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।